Hello dear students, today for class plus 2 Indian Economic Development, this is your teacher Sachin Khurana and today we will start with our chapter 8 that is infrastructure. तो पहले समझते हैं what is the meaning of infrastructure and how do we categorize it. Infrastructure, all the support structures like services, facilities which facilitate development of a country, उसको बेटा हम बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर. क्या बोलेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर. अब जो बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं एंड फैसिलिटीज हैं नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ सोसाइटी और एंटरप्राइज, उसको भी हम क्या बोलेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर. राइट. तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इट प्रोवाइड्स सपोर्ट. अब वो सपोर्ट कहाँ कहाँ प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है बेसिकली ऑल द थ्री कैटेगरीज जो कि हैं हमारे पास ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में या ऑक्यूपेशन में या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स. अब देखते हैं हमारे पास टू मेजर कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है. पहला है बेटा इकोनॉमिक, दूसरा है बेटा सोशल. इकोनॉमिक इंक्लूड्स एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, डैम्स, पावर स्टेशंस, ऑयल, गैस पाइपलाइंस, monetary systems like banking, insurance and other financial services or institutions. Social में आता है like education, schools, colleges, health, hospitals, sanitary system, clean drinking water facilities, housing, etc. अब इनको हम स्टडी करते हैं. इम्पैक्ट ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्ट इम्पैक्ट है लेकिन सोशल का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है. बेटा जितने भी हॉट्स क्वेश्चन हैं ये सब आपको अच्छे से रीड करने हैं. यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड देम. हाउ डज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट डेवलपमेंट. क्या रेलेवेंस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या इंपॉर्टेंस. पहला है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक सपोर्ट सिस्टम है ऑन विच डिपेंड्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है वो भी स्पीडी और लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इन सब के लिए जरूरी है. In recent times, agriculture also depends upon insurance and banking facilities. Third, infrastructure contributes to economic development of a country both by increasing the productivity, improving the quality of life of its people. Agriculture depends to a considerable extent what on the adequate expansion and development of irrigational facilities. Industrial progress depends on the development of power and electricity generation, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. तो ये हमारे पास 5 बेनिफिट्स हैं. अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर के. हमारे पास मल्टीपल एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं हेल्थ पे, मॉर्बिडिटी पे, दैट इज मीनिंग जो है इसका प्रोननेस टू फॉल इल फ्रॉम मेजर वाटरबॉर्न डिजीजेस. In addition to obvious linkage between water and sanitation and health, the quality of transport and communication infrastructure can affect access to healthcare also. Air pollution, safety hazards, ये सब included है. Next comes describe the state of infrastructure in India. अब हम कह रहे हैं consider dams as temples of development and safe drinking water with पक्का house is still a dream. तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ने दोनों ने बहुत एफर्ट किया है कि वो इन्वेस्टमेंट करें इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल आल्सो फॉर दिस. ट्रेडिशनली अकेली सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती थी लेकिन आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. बेटा आपको ये सारा डेटा जो है वो याद करना है और लेटेस्ट डेटा के लिए आपको फॉलो करनी है बुक बाय एनसीईआरटी. ठीक है जी. अब बात करेंगे एनर्जी की. एनर्जी क्या है, हमें नीड क्या है एनर्जी की एंड व्हाट आर द टू सोर्सेज या फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी क्या है जी, पावर डिराइव्ड फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल और केमिकल रिसोर्सेज स्पेशली टू प्रोवाइड लाइट, हीट और टू वर्क मशीन्स, उसको बोलते हैं एनर्जी. अब नीड ऑफ एनर्जी क्या है, इट इज एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज
फॉर एग्रीकल्चर, फॉर हाउसेस। अब हमारे पास दो मेजर सोर्सेज हैं। पहले हैं बेटे कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल सोर्सेज, दूसरे हैं नॉन कन्वेंशनल या रिसेंटली डिस्कवर्ड सोर्सेज, राइट। अब कन्वेंशनल में हमारे पास कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों है। कमर्शियल का मतलब है जैसे कोल, पेट्रोलियम। नॉन कमर्शियल में हमारे पास है जैसे फायरवुड, ड्राइड डंग, एग्रीकल्चरल वेस्ट। ये बेटा डेटा आपको सारा याद करना है, चाहे हम यहाँ पे सोलर एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की या टाइडल पावर की। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और यहाँ पर ये तीनों चीजें अवेलेबल है। अब बात करेंगे कंजम्पशन पैटर्न ऑफ कमर्शियल या नॉन कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। ये बेटा फिर से सारा डेटा है जो आपको याद करना है, और जो भी लेटेस्ट डेटा हमारे पास है वो आपको सारा का सारा याद करना है। कहाँ से? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक जो है बाय एनसीईआरटी। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दिस, द कंप्लीट डेटा। कितना शेयर है हाउस होल्ड का, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रियल का, ऑयल और गैस की कंजम्पशन में, कमर्शियल एनर्जी में। अब बात आ गई डिस्कस द सोर्सेज ऑफ पावर या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये भी बेटा सारा डेटा है जो आपको याद करना है। क्लियर जी? अब इलेक्ट्रिसिटी या पावर की जब हम बात करेंगे, इट इज द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट, which is often identified with progress in modern civilization, commonly called electricity. It is a critical component of infrastructure that determines the economic development of a country. The growth rate of demand for power is generally higher than GDP growth rate. अगर हमें 8% का GDP ग्रोथ रेट पर एनम चाहिए, तो पावर सप्लाई में हमें ग्रोथ रेट चाहिए 12% एनुअली। इन इंडिया इन 2016 thermal sources accounted for 67% of the power generation capacity, hydel 14% and nuclear only 2%. अब बात करेंगे इंडिया की एनर्जी पॉलिसी की। तो इंडिया एनर्जी पॉलिसी में मेजरली टू एनर्जी सोर्सेज को हमने एनकरेज किया, दैट इज हाइडल एंड विंड, क्योंकि ये दोनों फॉसिल फ्यूल्स पे नहीं डिपेंडेंट है और अवॉइड करते हैं कार्बन एमिशंस, राइट। ये बेटा सब फोकस पॉइंट आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड देम। डिस्कस द चैलेंजेस दैट इंडियाज पावर सेक्टर फेसेस टुडे। आइए उन चैलेंजेस की बात करते हैं। इंडियाज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट सफिशिएंट। वो 7 से 8% ग्रोथ ही देती है, लेकिन हमारी जो डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन इंडियंस कमर्शियल एनर्जी सप्लाई जो है उसको ग्रोथ चाहिए 7 से 8% की, जो अभी तक हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया इज एबल टू ऐड ओनली 2 मेगावाट अ ईयर, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से कम है। State electricity board which distribute electricity incur losses which exceed rupees 500 billion. ऐसा क्यों हो रहा है? ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की वजह से, रॉन्ग प्राइसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, और अदर इनएफिशिएंसीज। सम स्कॉलर्स आल्सो से दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स इज द मेन रीजन फॉर लॉसेस, क्योंकि बहुत सारी बिजली जो है वो चोरी भी होती है। प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेटर्स आर येट टू प्ले देयर रोल इन मेजर वे, और इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी जरूरत भी है। देयर इज जनरल पब्लिक अनरेस्ट ड्यू टू व्हाट? हाई पावर टैरिफ्स एंड प्रोलॉन्ग्ड पावर कट्स। Thermal power plants, which are the mainstay of India's power sector, are facing shortage of two things: raw material and coal supplies. Clear है? फिर से हमारे पास बेटा थर्ड फोकस पॉइंट है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट केयरफुली। ये नोट्स ऑफ क्वेश्चन भी। What do you mean by health? Also state its features. अब हेल्थ क्या है? According to WHO, World Health Organization, a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. हम उसको बोलते हैं एक हेल्दी पर्सन है। अब हेल्दी होने के हमारे पास फीचर्स क्या है? ये सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, इट इज अ यार्ड स्टिक ऑफ वंस वेल-बीइंग। Health is the holistic process related to overall growth and development of the nation. Though
The 20th century has seen a global transformation in human health. Unmatched in history, it may be difficult to define the health status of a nation in terms of single set of measures. Generally, scholars assess people's health by taking into account indicators like कौन-कौन से IMR, infant mortality rate, maternal mortality rate, life expectancy, nutrition levels, along with the incidence of communicable and non-communicable diseases. Now let us discuss the status of health in India. ये बेटा डेटा आपको याद करना है. लेटेस्ट डेटा के लिए आप रीड करेंगे, आप जानते हैं, बुक बाय एनसीईआरटी. अब स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. The government has a constitutional obligation to guide and regulate all health related issues जैसे medical education, adulteration of food, drugs and poisons, medical profession, vital statistics, mental deficiency and lunacy. The union government evolves broad policies and plans though the Central Council of Health and Family Welfare. It collects information and renders financial and technical assistance to state governments, union territories and other bodies जो कि important है implementation of health के लिए, health facilities के लिए. Over the years, India has built a vast health infrastructure and manpower at different levels. जैसे कि हमारे पास आए variety of hospitals called PHC जिसको हम बोलते हैं primary health centers, right? India also has a large number of hospitals run by voluntary agencies. और ये ट्रेन होते हैं फार्मेसीज में और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, नर्सिंग कॉलेजेस में. ये बेटा जो सिंस इंडिपेंडेंस रहा है आपको ये डेटा सारा याद करना है. और ये वाला हमारा की पॉइंट है जो हमें याद करना है. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने आज बहुत ज्यादा हेल्प किया है इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, गिनिया वॉर्म्स एंड द नियर इरेडिकेशन ऑफ पोलियो एंड लेप्रोसी. Let us discuss the state of private sector health infrastructure. In recent times, while the public health sector has not been so successful in delivering goods, but about which we will study more in the next section, private sector has grown by leaps and bounds. 70% of hospitals जो हैं, more than that, इंडिया में private sector रन कर रहा है. 60% से ज्यादा dispensaries जो हैं वो private sector से हैं, जो कि cater करती हैं 80% of OPD outpatients को और 60% of IPS that is inpatients को. In recent times, private sector has also been playing a dominant role in medical education and training, medical technology, diagnostic, manufacture, sale of pharmaceuticals, hospital construction, and the provision of medical services. 2001-2002 में there were more than 13 lakh medical enterprises employing 22 lakh people. Scholars point out that private sector in India has grown independently without any major regulation. Some private practitioners are not even registered doctors, which are known as quacks. Since 1990s, owing to liberalization measures, many non-resident Indians and industrial and pharmaceutical companies have set up state-of-the-art super specialty hospitals to attract India's rich and medical tourists. Focus point beta, you can pause the video and read it very carefully. These are important points to be learned. Give a brief account of ISM, that is Indian Systems of Medicine. हमारे पास 6 systems हैं जिसको हम आयुष बोलते हैं. आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, नेचुरोपैथी and homeopathy. Right? At present, there are 3943 ISM hospitals, 27,700 dispensaries, and as many as 7.4 lakh registered practitioners in India. Latest data के लिए बेटा NCERT follow करें. But little has been done to set up a framework to standardize education or to promote research. ISMs have huge potential and can solve a large part of our healthcare problems because they are effective, safe, and inexpensive.
Now let us critically appraise indicators of health and health infrastructure in India. India needs to focus upon what? Equal distribution of health services, communicable diseases, poor sanitation facilities, lack of manpower, malnutrition, and role of private sector. So this contains majorly three components. The very first is indicators of health in India in comparison with other countries, urban rural and poor rich divide, and women's health. तो पहला स्टडी करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ इन इंडिया इन कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज। बेटा ये डेटा आपको सारा याद करना है। लेटेस्ट डेटा के लिए प्लीज फॉलो एनसीईआरटी। दिस इज द सेम डेटा व्हिच हैज बीन मेंशन्ड अबव। अब बात करेंगे अर्बन रूरल एंड पुअर रिच डिवाइड की। दो 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज, only 1/5 of its hospitals, including private hospitals, are located in rural areas. ये डेटा भी बेटा आपको सारा याद करना है कि बेसिक फैसिलिटीज, ब्लड टेस्टिंग, एक्सरे भी कई एरियाज में हमारे अवेलेबल नहीं है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, these are lagging behind in basic healthcare facilities. विलेजेस के पास कोई एक्सेस नहीं है to any specialized medical care like pediatrics, gynecology, anesthesia, obstetrics. Pediatrics जो है that is related to children. Even though 380 recognized medical colleges जो हैं वो हर साल 44,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन रूरल एरिया में आज भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। दीज आर दी बेटा हॉट क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज दी विमेन्स हेल्थ। जरूरत है कि हम जो डिसएडवांटेजेस इंडिया फेस कर रहा है ड्यू टू एजुकेशन, पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और हेल्थ केयर, उसको हम खत्म करें। ये डेटा बेटा आपको याद करना है। फीमेल फिटिसाइड का प्रॉब्लम हम सब जानते हैं। क्लोज टू 3 लाख गर्ल्स एज्ड बिलो 15 ईयर्स जो हैं वो सिर्फ शादीशुदा ही नहीं है, लेकिन दे हैड चिल्ड्रन वंस। और मोर देन 50% ऑफ मैरिड वुमेन इन एज ऑफ 15 टू 49 ईयर्स उनको एनीमिया और न्यूट्रिशनल एनीमिया है, जो कि आयरन डेफिशिएंसी से होता है। हेल्थ इज अ वाइटल पब्लिक गुड एंड बेसिक ह्यूमन राइट। हमें इस चीज का ध्यान देखना है, और ये सक्सेस आना भी हमारे लिए लॉन्ग टर्म बैटल है अगेंस्ट डिजीजेस which depends on education and efficient health infrastructure. The role of telecom and IT sectors cannot be neglected in this. जो इफेक्टिवनेस है वो उसी से बढ़ेगी, और जो अल्टीमेट गोल है ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ वो रूरल और अर्बन एरिया में हमें अचीव करना है। अगर ये डीपनिंग डिवाइड और गहरा होता गया तो हम सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री जो है उसको डिस्टेबलाइज कर देंगे और बेसिक हेल्थ केयर हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ये बेटा हॉट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़िए। These are very important. Thank you and have a nice day.